Hello dear students, in our previous video we have learnt consumers equilibrium utility analysis, concept of utility, measurement of utility, cardinal and ordinal, total utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility. In this video we will learn concept of consumers equilibrium, one commodity case and two commodity case, and the limitation of the utility analysis. We have taken help of the books displayed here to make this video. Therefore, we express our gratitude and thanks to the author and publishers of these two books. This is your textbook, this is your help book and refresher book. So we thanks the author and publisher of these books. हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, आप भी एक कंज्यूमर हैं और मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। हम और आप जब भी बाज़ार जाते हैं तो हम अपने रुपए को खर्च करने के पहले एक मानसिक योजना दिमाग में बनाते हैं कि हमें किन चीज़ों में पैसा खर्च करना है। इसको अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझेंगे इकोनॉमिक्स में, तो ये है कि एक कंज्यूमर उन्हीं क्षेत्रों में पैसा खर्च करना चाहता है जहाँ से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो। आप गैर जरूरी अनावश्यक अनुपयोगी चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करते हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई चीज़ आपको उपयोगी लगती है तभी आप उसे खरीदते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे भी यही भावना होती है। सेल्समैन जो होते हैं वो भी इसी भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम आपको उस चीज़ की यूटिलिटी और नीड के लिए एग्री करा लें, जस्टिफाई करा लें, ताकि आप उस चीज़ को खरीद लें। ये सब इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में यही है कि वह सिचुएशन, वह पोजीशन जहाँ पर अलग अलग वस्तुओं को एक कंज्यूमर खरीदता है या उस पर पैसा खर्च करता है, ये सोचकर कि उससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, या प्रॉफिट तो नहीं, मैक्सिमम यूटिलिटी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है। अगर कम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा तो वह पैसा खर्च नहीं करेगा। अब हम समझते हैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। Consumer's equilibrium refers to point of maximum satisfaction when he is spending his given income across different goods. In other words, a consumer is in equilibrium when he allocates his given income to the purchase of different goods in a manner such that his total satisfaction is maximized. Any change in the allocation of the income under the given circumstances will only lead to a fall in total satisfaction or total utility. इसी बात को यहाँ बॉक्स में भी डिस्प्ले किया गया है। आप बॉक्स में लिखी हुई बातों को 2-3 बार पढ़िए और एक बार बिना देखे दोहराइए और एक बार लिखिए भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The consumer is in equilibrium when his income and market price, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximize his total satisfaction. आप भी बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। आप कुछ अलग चीज़ें खरीदते हैं, आप मेले में जाते हैं, मड़ई में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो आप ये देखते हैं लोग डिफरेंट तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं जहाँ पर उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वही कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है। थोड़ा 2-3 बार ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड व्हेन टू और मोर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम व्हेन वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, यानी वन कमोडिटी केस देखते हैं हम। इसमें क्या है, परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्राइस देखते हैं, फिर आप उसकी यूटिलिटी देखते हैं, और उसके साथ साथ आप ये तय करते हैं कि इस पर खर्च किया जाने वाला पैसा सही है या नहीं है, या जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतनी हमें यूटिलिटी मिल रही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप में जाते हैं और आप वहाँ पर एक ड्रेस पसंद करें, शॉपकीपर आपको बोलता है इट कॉस्ट 2000 रुपीज़, आप बोलते हैं 1800 तक चलेगा। मतलब आपकी नज़रों में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 1800 ज़्यादा की नहीं है, वहाँ तक आप उसे खरीद सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं। आप बताइए कौन कौन से 3 पॉइंट हैं जब आप बाज़ार जाते हैं तो कंसीडर करते हैं, बिना इकोनॉमिक्स के, बिना यहाँ देखे आप बताइए, जब आप बाज़ार जाते हैं तो क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं सबसे पहले कि आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर आपके दिमाग में अंदर ही अंदर ये कैलकुलेशन हो जाता है कि इसकी टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कितनी है, कितना उपयोगी रहेगा, नहीं रहेगा। कई बार आप चीज़ें पसंद करके भी छोड़ देते हैं कि अरे यार इसका कोई ख़ास उपयोग हमारे लिए नहीं है। फिर आप ये जस्टिफाई करते हैं कि इस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो सही होगा या नहीं, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन निकल के आया कि व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये को, जी बोलें, कि अगर हमारे पास 100 रुपये हो और 100 रुपये को हम 5 अलग अलग चीज़ों में खर्च करते हैं, तो 5 अलग अलग चीज़ों में खर्च करने के बाद उन किसी चीज़ से हमें 50 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 70, किसी की 5, किसी की 2, और इन सारी चीज़ों की यूटिलिटीज़ को, जिसको हम यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, टोटल करते हैं हमने। तो इसका टोटल मान लीजिए 200 आया, तो 100 रुपये हमने अलग अलग चीज़ों पर खर्च किए और उससे हमें 200 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये हुआ 100 खर्च करके 200 की यूटिल्स हमें प्राप्त होते हैं, यानी 1 रुपये खर्च करने पर हमें 2 रुपये की यूटिलिटी प्राप्त, 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलनी चाहिए। इसी को आप कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो चीज़ें तो अलग अलग होगी, लेकिन उनसे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है ये हमारी कल्पना में होता है, ये हम इमेजिन करते हैं कि इससे हमें इतनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, तब हम उसी आधार पर पैसे को खर्च करते हैं। अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार हम सभी देख भी लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिफर्स टू अ रूपी to a consumer what is worth of a rupee. A consumer defines it in terms of utility that he derives from the standard basket of goods. अब ये स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में हम 5, 6, 7 चीज़ें अपने उपयोग की, वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बास्केट हो गया। वैसे तो बास्केट यानी एक डब्बा होता है, बकेट होता है जिसमें आप सामान रखते हैं। तो अगर आप 5 चीज़ें खरीद रहे हैं तो ये आपकी 5 चीज़ें मिलके एक स्टैंडर्ड बास्केट हो गया। फिर उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड, हम अपनी नीड्स के आधार पर एक स्टैंडर्ड बास्केट बनाते हैं। ये सब कुछ इमेजिनरी, काल्पनिक है। और फिर हम एक मनी की यूटिलिटी फिक्स करते हैं। आगे समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, इफ
A rupee can buy 100 grams of sugar, 500 grams of rice, 500 grams of salt, which represent a standard baskets of goods to the consumer. And if total utility from these goods is say 4 utils to the consumer, then 4 is to be taken as marginal utility of money, क्योंकि 1 रुपये से खर्च करने पर हमें 4 यूटिल्स प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी 4 रुपये प्राप्त हुई। इस तरह से अब हम जब भी खर्च करना चाहेंगे तो हम हमेशा ये देखेंगे कि 1 रुपये खर्च करके हमें 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है या नहीं। अगर मिलती होगी या उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती होगी तो हम खर्च करते रहेंगे, और जिस मोमेंट पर 4 से कम हमें मिलेगा तो हम उससे खर्च करना बंद कर देंगे। इसे आप 2-3 बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप निसंकोच होकर मुझसे अपने डाउट्स का क्लैरिफिकेशन करा लीजिए। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए और अपने ध्यान में रखिएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो इस ऊपर के टेबल पर आधारित है। विल अ कंज्यूमर बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा यस। रीजन बिकॉज MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, जब हम फर्स्ट यूनिट खरीद रहे हैं तो टेबल में दिखाया गया है 20 यूटिल्स, और एक्चुअली 20 यूटिल्स की यूटिलिटी पाने के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा? 5 रुपये। लेकिन जो कीमत है PX, प्राइस ऑफ X कमोडिटी फॉर फर्स्ट यूनिट, यानी एक नग की कीमत 4 रुपये है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है? 5 रुपये की, 5 रुपीज़ की। तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद सौदा है, तो आप निश्चय ही कंज्यूम करेंगे। जब तक आपको अधिक यूटिलिटी प्राप्त होगी, जितना कि आप खर्च कर रहे हैं, तब तक आप कंज्यूम करेंगे, और जब इक्वल हो जाएगा तब भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे चले जाएगा तब आप एक्सपेंड करना बंद कर देंगे। इसी तरह से आप मुझे बताइए, विल द कंज्यूमर बाय सेकेंड यूनिट ऑफ एक्स? सेकेंड यूनिट ऑफ एक्स में आप देख रहे हैं टेबल में लिखा हुआ है 18 यूटिल्स उसको प्राप्त होते हैं। 18 यूटिल्स प्राप्त करने के लिए उसे कितना खर्च करना पड़ेगा? आपकी कैलकुलेशन से क्लियर है कि 18 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए उसे 4.5 खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कम जो PX है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, कितनी है? 4 रुपीज़ है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ भी कंज्यूमर गेन ज़्यादा है कमोडिटी प्राइस से, तो वो यहाँ भी खरीदी कर लेगा। इसी बात को हम इस ग्राफ के जरिए बताते हैं। shows consumers equilibrium when one commodity is purchased। यहाँ पर आप देखिए, एक साइड हमने दिखाया मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी X, और दूसरी तरफ हमने दिखाया है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X यूनिट्स। तो जब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो हमें पॉइंट C मिलता है, जहाँ पर कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी उतनी ही है जितनी कि उससे यूटिल्स प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ तक तो हम परचेज कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें फ़ायदा है। A से C तक कंज्यूमर को गेन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, तो वो ज़रूर ही परचेज करेगा A से लेकर C तक। लेकिन C के नीचे के पोर्शन में कंज्यूमर्स ख़त्म हो जाता है। C पॉइंट में दोनों इक्वल हो जाते हैं, PX और MUX। तो इसके बाद कोई भी कंज्यूमर्स इसे खरीदना नहीं चाहेगा। अब ये जो बातें मैंने आपसे कही है वो सारी बातें यहाँ पर नोट की गई हैं, लिखाई गई हैं। अब आप इन फिगर के साथ हर एक पॉइंट को पढ़ते जाइए और मैच करते जाइए। कम से कम आपको यह क्रिया 3 टाइम्स करनी है। अगर आप इसको 3 टाइम्स कर लेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी।
जो बातें आपको बताई गई थी उसी बातों का अब फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं यहाँ पर। जो अभी डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया था वो सिंपल फार्मूला ये है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। अब साहब ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या होता है? ये होता है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स। अर्थात पी एक्स कीमत पर अगर वो एम यू एक्स यूटिलिटी प्राप्त करता है तो ये कहलाएगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और एम यू एम क्या है? ये है रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट, यानी 1 रुपये में जो प्राप्त हो रही है उसको यूटिलिटी, वो है एम यू एम। और यहाँ भी हमने 1 रुपये में खर्च करने पर कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है उसके लिए फॉर्मूला बना दिया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कंज्यूमर खर्च करेगा, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कम है तो कंज्यूमर खर्च नहीं करेगा। तो इस पैराग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कम से कम 3 रीडिंग्स की ज़रूरत होगी, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज़ और सेवरल कमोडिटीज़। ये जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ के आए हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, उसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो अगर x कमोडिटी है तो x लिख देंगे, कोई दूसरी कमोडिटी है तो उसको y लिख देंगे, कोई तीसरी कमोडिटी है तो उसको z लिख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक बार आपको ज़रूर रीड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में लिखा है कि लेट एम यू एक्स इज इक्वल टू 20, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू 4, एम यू वाई इज इक्वल टू 25 एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज 5, इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एम यू एम इज इक्वल टू 5। तो आपको ये बताना है कि क्या वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। आपने ऊपर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लिया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी ऊपर एक बार रिवाइज करके आइए, फिर आपको ये एग्जाम्पल बहुत ईजी लगेगा, डैम ईजी। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़, जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ हैं उनको रख दिया हमने, वो सब समान आ गया। तो ये इम्प्लाई करता है कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज़ अगर सेम आ रही हैं तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को इम्प्लाई करता है। अब आप एग्जाम्पल 2 को देखिए, इसमें लिखा है कि एम यू एक्स इज इक्वल टू 25, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू 5 पर यूनिट, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज ऑल्सो 5 पर यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज 30। इज द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब आप सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आता है। फॉर्मूला यहीं लिखा हुआ है। जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी फाइंड 25 अपॉन 5 दैट इज 5 एंड 30 अपॉन 5 इज 6, 5 1 जा 5 6 जा, implies that the consumer is not in the state of equilibrium। क्योंकि ये लेस देन या ग्रेटर देन का रिलेशन आएगा तो नॉट इक्वल होगा, और नॉट इक्वल होगा तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगी। बॉक्स में ये जानकारी लिखी हुई है, इसे आप खूब ध्यान से 5 टाइम्स रीड करिए, 1 टाइम आप इसे बिना देखे लिख कर भी देखिए। सिंपल फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, फोर्थ कमोडिटी या nth कमोडिटी, वही है फॉर्मूला। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसे भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर ये एक शेड्यूल दिया गया है, सिंपल है, जिन चीज़ों की हम चर्चा करते आ रहे हैं वही सब एक जैसी बातें हैं। हाँ, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ना ही चाहिए इसे,
छोड़ के स्किप करके आपको आगे नहीं जाना है। निश्चय ही आपने अभी तक ऊपर दिया गया डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा। अब हम एक नई टर्म की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अब हम समझते हैं। क्या होता है जब कोई कंज्यूमर दो या दो से अधिक चीज़ों में पैसा खर्च करता है तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। We can state that the consumer strikes his equilibrium when he is in a state of equimarginal utility. This occurs when the last rupee spent by him yields equal marginal utility, whether he spends on good X or good Y. चाहे वो गुड X खरीदता हो या गुड Y खरीदता हो, उसको जो 1 रुपये में मिलने वाली यूटिलिटी है अगर वो इक्वल है तो इसे ही हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और आपका आंसर है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रूपी spent by him gives him equal marginal utility whether he spends on good X और good Y। जस्ट रिपीट करिए और मुझे बताइए कि क्या होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वीडियो को पॉज करिए और बोल के बताइए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर लॉ के साथ और हर जो पॉइंट हम ले रहे हैं कंसिडरेशन में, उसके साथ हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, किसमें बदलाव होगा, किसमें बदलाव नहीं होगा। यदि चीज़ें सब बदलते रहेंगी, अनस्टेबल रहेंगी, तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो अजम्पशन, यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। नंबर 1, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हर रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी बदल जाएगी तो हमारे जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो इररिलेवेंट हो जाएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाती है। एंड दैट द कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली, रैशनली यानी उसे अच्छे से समझता है कहाँ उसका मुनाफा हो रहा है, कहाँ उसको घाटा हो रहा है, और वो एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता है। लॉजिक्स एंड रीजंस से वो अपना डिसीजन लेता है। एंड एम एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन, उसका जो एम होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। ये आपके लर्न करने के लिए यहाँ पर दिया है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पर समराइज़ किया गया है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कभी कभी सिंगल पूछा जाता है, 1 कमोडिटी केस, कभी कभी 2 कमोडिटी केस पूछा जाता है, और कभी कभी 6 मार्क्स में ये दोनों ही पूछा जाता है। तो खूब ध्यान से इसको 3-4 टाइम्स पढ़िएगा, लिख के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कुछ समझाया है वही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। The basic limitation of utility analysis relates to the basic assumption of this analysis, that the utility can be expressed in cardinal numbers, implying that the utility can be measured in units like 1 2 3. It is really possible? Is it possible? Do you as a consumer ever express your satisfaction in terms of 1 2 3? Perhaps never. Satisfaction is the best, at best can be ranked as high or low, or it can be compared when two goods are simultaneously consumed. It is hard
to measure it in figures, numbers. This is the main limitation of utility analysis. It is owing to this limitation of utility analysis that Hicks challenged the relevance of this technique in explaining consumers' equilibrium. Instead, he offered the technique of indifference curve analysis, the subject matter ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. तो अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो इस तरह से वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस चैप्टर, कंक्लूडिंग दिस चैप्टर. आई होप you will understand the text contents very well. Please read and revise again and again and learn the question answer. Prepare your notes. Also go through the books. आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया है उसको खूब डिटेल में अच्छे से पढ़िए. कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. वी विल सी नेक्स्ट video, indifference curve analysis.